हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्ह की परिभाषा और चिन्हों को किस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं ये सीखेंगे। परिभाषा सीखेंगे, विराम चिन्ह के लगाने का वो भी सीखेंगे, चिन्हों से भी परिचित होंगे, काय का कैसा चिन्ह होता है। तो सभी लोग आप लोग ध्यान से उसको देखें और सुने। क्योंकि बोर्ड नहीं है तो स्क्रीन पे आप लोग ध्यान रखें और उसको लिखते चलें। मैं स्क्रीन पर आपका जो आज का हमारा सब्जेक्ट है उसको लेके आ रहा हूं, तो देखें। विराम चिन्ह, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और उनका प्रयोग, ये आज हम सब इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। विराम चिन्ह का अर्थ ये होता है रुकना, ठहरना, विश्राम करना, थोड़ा समय लेना। कुल मिला के कहा जा सकता है कि किसी वाक्य को, किसी शब्द को जब हम बोलते हैं, वाक्य के अंदर हम जितना भी ठहराव लाते हैं या जहां जहां थोड़ा बहुत रुकते हैं, वो विराम कहलाता है। और विराम चिन्ह एक अपनी उनकी एक पहचान है, एक निशान है, उसके द्वारा ये सब कुछ होता है। तो देखें, विराम चिन्ह का अर्थ ठहराव, विश्राम, रुकना। परिभाषा इसकी होती है कि जहां पर वाक्य के बीच में हम थोड़ा बहुत रुकते हैं, उस रुके हुए समय को हम विराम कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत आवश्यक है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर ये विराम चिन्ह लगा दें तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। देखिए, उदाहरण नीचे दिख रहा होगा आपको, विराम चिन्ह का प्रयोग। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट होकर या फिर एक दूसरे के विपरीत भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखें, रोको मत जाने दो एक वाक्य है, सामने लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। नंबर 2 पर लिखा हुआ है रोको, फिर इसमें हमने अल्प विराम लगाया, फिर लिखा मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यहां रोको के बाद में हम रुक रहे हैं, यही विराम है, रोको मत जाने दो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि उसको रोकना है, जाने नहीं देना है। अब तीसरे नंबर पर देखें, हमने वहां से अल्प विराम हटा के रोको के बाद हटाया और मत के बाद लगा दिया रोको मत। अब हम कहां रुक रहे हैं, रोको मत जाने दो। इसका अर्थ ये निकलता है कि रोकना नहीं है, जाने देना है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि अल्प विराम अगर गलत जगह लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। पहले हम कह रहे हैं कि रोको, जाने नहीं देना है, और दूसरी जगह अल्प विराम लग गया तो उसका अर्थ हो गया रोकना नहीं है, जाने देना है। तो आशा करता हूं ये परिभाषा से आप संतुष्ट हुए होंगे। अब हम विराम चिन्ह के जो प्रयोग हैं, जो प्रकार हैं, उन पर हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे। अल्प विराम एक कोमा की तरह रहता है। आगे देखें, अल्प विराम कॉमेक्स, उसका चिन्ह फिर कोमा में बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर सभी को, लाल अक्षर, लाल रंग से जो पॉइंट कोमा बना हुआ है वो अल्प विराम है। और अर्ध विराम नंबर 2 है अर्ध विराम। अर्ध विराम में एक बिंदी और फिर वो कॉमा जिसको आप कहते हैं वो लगा हुआ है। पूर्ण विराम में एक डंडा रहता है और उप विराम में 2 बिंदियां रहती हैं। इनको आप बाद में अपन स्पष्ट करेंगे, थोड़ा एक बार इस पर नजर डाल लें। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन मार्क वो लगा हुआ है। कोष्टक चिन्ह में 2 तरह से होता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। योजक चिन्ह वो भी आपको दिखाई दे रहा है, एक संबंध सूचक जिसको हम कहते हैं योजक यानी संबंध सूचक। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, उदाहरण के लिए जो हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा को डॉट डॉट करके पूरा करते हैं, ये वो होता है। मैं सबको विस्तार से आऊंगा। लाघव चिन्ह, जीरो जो होता है वो उससे प्रदर्शित होता है। आदेश चिन्ह बिंदी और विवरण माने इसको विस्तृत करने वाला ये चिन्ह माना गया है। रेखांकन माने उसको हाईलाइट करना। लोप चिन्ह यानी कोई गायब हो गया, उसको पद लोप हो गया, उसको जोड़ना। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, किस कोई चीज बार बार आ रही है उसका चिन्ह है ये। विस्मय चिन्ह या त्रुटिपूर्वक चिन्ह, अगर हमसे छूट बोलते बोलते वाक्य में कोई शब्द, कोई बात छूट जाती है तो विवरण, ये विस्मरण चिन्ह, इसको अंशपद के नाम से भी जाना जाता है। एक बात ध्यान रखें, इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसको हम अंशपद भी कहते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह।
1 मिनट इसको थोड़ा सा हम इसके चिन्हों पे भी आए तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हुआ, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयवादी, ये सारे चिन्ह एक नजर आप लोग इस पर डाल लें। आशा करता हूं कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये सारे चिन्ह आपके स्क्रीन पे हैं। बाकी बचे हुए चिन्ह हैं उनको भी मैं दिखाता हूं। तो ये आपके 18 के 18 निर्देशक के साथ में ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर से एक बार देख लें, ये पहचान बहुत जरूरी है। अल्प विराम उसके आगे उसका चिन्ह बना हुआ है, अर्ध विराम उसके आगे उसका चिन्ह बना हुआ है, पूर्ण विराम, ऐसे सभी चिन्हों के आगे एक बार इसको विस्तार से पढ़ लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब पहला जो चिन्ह है मैं अब समझा रहा हूं आपको, ये अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहला जो है वो है अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? जहां पर वाक्य के उच्चारण के समय हम बहुत थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उसे हम अल्प विराम कहते हैं। बहुत थोड़ी सी, थोड़ा सा समय के लिए रुक जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। उदाहरण से देखें, राम, सीता, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उदाहरण में सब लोग ध्यान देना। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपने देखा अल्पविराम, ये जो हम राम के बाद लगा रहे हैं, सीता के बाद लगा रहे हैं, ये क्या है? अल्पविराम। और हम रुकते भी हैं, देखें मैं बोलूंगा तो रुकूंगा। राम, सीता और लक्ष्मण या और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखें ताकि और समझ में आए। मैंने भारत में पहाड़, फिर हम रुके, निशान लगा दिया अल्पविराम का। झरने, नदी, खेत, सबके बाद में आपको अल्पविराम लिखा लगा हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा। इमारत आदि चीजें देखी थी। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। आशा करता हूं स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखें, अर्ध विराम। यहां पर हम अल्प विराम की अपेक्षा कुछ और अधिक रुक जाते हैं। जैसे मैंने कहा अल्प विराम में हम थोड़ा समय, अल्प समय के लिए रुकते हैं, और जब हम अल्प समय से थोड़ा और ज्यादा रुकते हैं उसे अर्ध विराम के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्रस्तुत चिन्ह है वो आपने अभी वहां भी देखा था और यहां भी देख सकते हैं। एक बिंदी और कोमा के माध्यम के द्वारा हम अर्ध विराम को प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि उदाहरण के तौर पे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो वो भी आप देखें। सूर्यास्त हो गया, अब हमें ज्यादा रुकना पड़ रहा है। सूर्यास्त हो गया, अर्धविराम का निशान लगा हुआ है। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। देखें हम अल्प विराम में कितना रुक रहे थे, अब यहां ज्यादा रुक रहे हैं। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। दूसरा देखें, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। तो यहां हम अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर के लिए रुकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। पूर्ण विराम की अगर हम बात करें, जब वाक्य खत्म हो जाता है, बात पूरी बात समाप्त हो जाती है या वाक्य के समापन पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये समाप्ति का प्रतीक भी है कि ये वाक्य जो था वो पूरा हो गया। जैसे एक डंडा जैसा रहता है, उससे पूर्ण विराम सामने दिखाई दे रहा है, इससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। राम खाना जाता है, राम खाना खाता है, पूर्ण विराम लगा दिया। मोहन स्कूल जाता है, पूर्ण विराम लगा दिया। राम जा दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। ये इस प्रकार से पूर्ण विराम का प्रयोग भी हमने जाना। अब एक बात आती है, थोड़ा ये नया सा आपको लगेगा, उप विराम। इसको डबल बिंदी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीन पर देखें, आपके सामने दो बिंदी होंगी। जब किसी कथन को अलग दिखाना चाहते हैं, हम बिल्कुल अलग से दिखाना चाहते हैं, स्पष्ट करके दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर हम उप विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप निबंधों में देखते हैं, प्रदूषण एक अभिशाप है। विज्ञान, फिर ये निशान आया, वरदान या अभिशाप। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। क्योंकि 18 चिन्ह हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं, तो आप समझते चलें। जो समझ में ना आए बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसको हम आश्चर्य सूचक भी कहते हैं।
आश्चर्य सूचक, जब हम अचानक से किसी बात को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, वहां इसका प्रयोग होता है। एक डंडा रहता है, नीचे बिंदी रहती है और आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर उसका मोनो दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से ये बनता है। और इसकी परिभाषा यही है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे देखें, हर्ष के रूप में हमें ईश्वर के दर्शन अचानक से हो जाए, वाह ईश्वर मिल गए, तो हम आश्चर्य में पड़ गए, प्रयोग हुआ। अचानक से हमारे सामने शेर आ जाए, अरे हम डर गए, तब भी इसका प्रयोग होगा। तो इसकी परिभाषा यही होती है कि किसी वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा अर्थात इस सब का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण देखें, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, ये सब जगह जो प्रयोग हो रहा है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और ये बात याद रखें, इसको हम आश्चर्य सूचक शब्द के नाम से भी जानते हैं। हाय, वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। ये आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब जो आने वाला है प्रश्न चिन्ह, इससे तो आप भली भांति जानते ही हैं, सभी बच्चे इसका बड़ा अच्छे से प्रयोग कर लेते हैं और शुद्ध प्रयोग कर लेते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। यहाँ इसकी परिभाषा थोड़ी अलग हटके ये भी हो सकती है, जिस वाक्य में कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा छिपी होती है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखें कैसे, वह क्या लिख रहा है, ठीक है, इसमें तो आपने देखा क्या लगा है। लेकिन दूसरा उदाहरण देखें, ताजमहल किसने बनवाया है, तो मैंने जो दूसरी परिभाषा बनाई इसमें कुछ जानने की इच्छा, कुछ जिज्ञासा छिपी हो, वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखें प्रश्न चिन्ह, वह क्या लिखा है, क्या आता है तो आप समझ लेते हैं प्रश्नवाचक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि क्या हो। आवश्यक ये है कि उसमें जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, ताजमहल किसने बनवाया, हम जानना चाहते हैं किसने बनवाया और इसलिए जिज्ञासा हुई, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की श्रेणी में आता है। अब बात करें कोष्टक चिन्ह, आप कोष्टक लगाते हो इस प्रकार का, और सामने जो जो प्रकार के रहते हैं, छोटा, बड़ा, सिंगल, डबल, वो सब आपकी स्क्रीन पे जितने भी कोष्टक चिन्ह होते हैं वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, आप उसको ब्रैकेट में देख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। क्या समझ में आया, इसमें ये समझ में आया कि जब हम किसी बात को अधिक रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी एक पॉइंट को और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, उस पर वजन डालना चाहते हैं, उसको स्पष्ट दिखाना चाहते हैं, उस पर वजन देकर उस बात को समझाना चाहते हैं, वहां कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा उदाहरण की बात कर लें, आसान हो जाएगा। विश्वामित्र, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा, इसका क्या मतलब हुआ, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए कहते हैं ठहर जा। तो आपने देखा, हम विश्वामित्र का क्या दिखाना चाहते थे, यहाँ क्रोध, किस पर फोकस किया गया, क्रोध पे, तो इसलिए क्रोध को हमने कोष्टक में बंद कर दिया और इससे ये बात हुई कि वो कितने क्रोध में थे। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा भी देखें, धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। ये धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज तो इनकी पदवी थी, इन्हें पद प्राप्त हुआ था धर्मराज का, लेकिन नाम क्या था, युधिष्ठिर। तो हमने धर्मराज लिखा, कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा कि धर्मराज कौन है, तो हम कोष्टक में स्पष्ट करने के लिए उनका नाम भी डाल देते हैं और फिर वाक्य को पूरा करते हैं, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। अब ये आप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखें आप स्क्रीन पर अगला जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को आप और हम संबंध सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, योजक चिन्ह ये लिख लेना आप लोग, जो जो मैं नए अपने अपनी भाषा जो आप और हम जानते हैं वो नाम भी आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूं। साहित्यिक नाम भले ही योजक चिन्ह है, लेकिन हम इसको संबंध सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, दो शब्दों को आपस में जोड़ना,
उनमें संबंध स्थापित करने का काम योजक चिन्ह या संबंध सूचक चिन्ह करते हैं। जैसे उदाहरण से देखें और ज्यादा समझ में आएगा। सुख दुख, दाना पानी, माता पिता, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, इन सब के बीच में संबंध सूचक है। यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। रात दिन, माता पिता, दाना पानी, तो इन दोनों में एक संबंध है। उस संबंध को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम योजक चिन्ह या संबंध सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं या कहते हैं। संबंध सूचक शब्द कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, संबंध सूचक चिन्ह कहते हैं। क्लियर है? आगे देखें। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, जो हम उदाहरण में बार बार आ रहे हैं तो आपको दिख भी रहा होगा। उदाहरण, अवतरण या उदाहरण चिन्ह किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर से समझ लें। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, जब हम उदाहरण किसी चीज का दे रहे हैं, उस बात को और ज्यादा समझना या समझाना चाहते हैं, तब उदाहरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें थोड़ा सा। तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। ये जो बात है, हम इसको स्पष्ट करना चाहते थे, इसको अवतरित करना चाहते थे, इसको उदाहरण के जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है। अब भाई समझ में नहीं आया कि क्या सत्य कहा है, तो जो बात सत्य कही है वो उदाहरण है, और उसको हमने कोष्टक, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा जो लगते हैं ना, उससे भी जाने जाते हैं। तो पराधीन सपने सुख नाही। अगर नहीं समझ में आया दूसरा देखें। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये जीवन हमारी नहीं, संपूर्ण विश्व की संपत्ति है, ये जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं। तो हमने उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया, इसको हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इन्वर्टेड कोमा, यानी वही अवतरण या उदाहरण चिन्ह है। लाघव चिन्ह, इससे भी आप लोग बहुत अच्छे से भली भांति से परिचित हैं। लाघव चिन्ह क्या होते हैं? किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। अगर नहीं समझ में आया है तो बहुत सरल कर देता हूं, जो आप और हम बोलते हैं वो लगा देते हैं। किसी बड़े नाम को, किसी बड़े शब्द या वाक्य को हम छोटा करने के लिए उसका प्रथम अक्षर लिखकर इसकी बिंदी लगा देते हैं, और वही लाघव चिन्ह है। कहां प्रयोग किया जाता है? मध्य प्रदेश। हम मां बना के बिंदी और प्रा बना के बिंदी, हो गया मध्य प्रदेश। समझ में आया होगा। और भी देखें, उदाहरण दिए हुए हैं। डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के लिए हम डा बनाते हैं और ये लगा देते हैं, तो ये डॉक्टर का हो गया। पंडित, पा बनाया, बिंदी लगाई, हो गया। इंजीनियर के लिए इंजी बनाया और हो गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जैसा आपकी स्क्रीन पे है। ये कौन बिटिया है? वीडियो बंद करें बेटा, थोड़ा सा ऑडियो पे ही देखें आप लोग, डिस्टर्ब ना करें, है ना। आगे देखें। विवरण चिन्ह, किसी विवरण देना, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दो बिंदी और एक ऐसी लाइन से, जो हम अधिकतर है ना पत्र लिखते हैं वहां पर प्रति के आगे लगाते हैं। अगर हम व्याख्या लिखते हैं तो उसके आगे लगाते हैं। तो देखें, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक, निर्देशक आदि देने के लिए किया जाता है। आम के निम्न फायदे हैं। ये चिन्ह लगेगा विवरण चिन्ह। कुल मिला के ऐसे समझें, विवरण चिन्ह वे चिन्ह हैं जो किसी बात को विस्तार से हमें स्पष्ट करते हैं। किसी बात को स्पष्ट रूप से, विस्तार रूप से जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये विवरण चिन्ह की श्रेणी में आता है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? तो ये लगा दो तो आगे हम जिज्ञासा हो जाएगी, कौन कौन से? वचन के दो भेद हैं, कौन कौन से? तो ये आपके सामने, ये भी आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। आगे देखें। रेखांकन चिन्ह, ये बच्चे लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं, वार्षिक परीक्षा में लिखते हैं या कोई सी भी परीक्षा में लिखते हैं। तो जिसको आप कहते हैं ना अंडरलाइन,
उसको हाईलाइट करने के लिए एक नीचे लाइन डाल देते हैं। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काय के लिए करते हैं? हम उस बात को वजन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब लोग इसको समझें, मैं क्या लिखना चाहता हूं, मैं क्या लिखना चाहती हूं, ये हम उसके नीचे एक लाइन डाल देते हैं। इसको हम रेखांकन चित्र के नाम से जानते हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यमुना नदी पृथक करती है, तो यहाँ यमुना के नीचे आ जाएगा कि ये पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो नीचे कहाँ आएगा? गोदान उपन्यास। फिर कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया, तो कहाँ आएगा? बरगद के पेड़ के नीचे। तो ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब जो आने जा रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, पदलोप चिन्ह इसको कहते हैं। पदलोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नाम से भी बेटा स्पष्ट हो रहा है, लोप यानी गायब, विलुप्त कर देना, लुप्त कर देना, गायब कर देना। जैसे कि एक व्याख्या आती है तो आप संकेत लिखते हैं ना, व्याख्या में संकेत, संकेत में आप क्या लिखते हैं? संकेत में आप लोग लिखते हैं, जैसे कोई व्याख्या आई तो आप उसमें एक शब्द लिखते हैं, फिर डॉट 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 करके लास्ट का चिन्ह लिख देते हैं, ये संकेत है। और वो संकेत को ही हम पदलोप चिन्ह के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई पद आया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, तो मैया मोरी और डॉट 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 डॉट, और नीचे हम लास्ट में मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, द्वार ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लिपटायो, तो लास्ट में डॉट डॉट करके क्या लिख देंगे हम? लिपटायो। और इस प्रकार से पदलोप चिन्ह ये बताएगा, मतलब बहुत बड़ी बात को लिखने की जगह हम इस पदलोप चिन्ह, विलुप्त चिन्ह का प्रयोग करके उसे संक्षिप्त में लिख करके और उसको समझ लेते हैं। ये भी समझ में आया। अब पुनरोक्ति सूचक चिन्ह, पुनरोक्ति सूचक चिन्ह निशान आपके आगे लगा हुआ है, नीचे दो इन्वर्टेड कोमा रहते हैं, का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्यांश के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है। अब हम फिर से दूसरे नंबर पर देखें, खाली पड़ा हुआ है, रमेश के पिता एक किसान है। यानी हम बार बार किसी चीज को ना लिखें, वही चीज पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो उसको हम छोड़ देते हैं और इस चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं, जो पुनरोक्ति सूचक शब्द के नाम से जाना था। नाम में भी ये पुनरोक्ति, अगर किसी शब्द की पुनरोक्ति हो रही है तो हम बार बार क्यों लिखें? जैसे रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, तो ऊपर आपने देखा रमेश लिखा हुआ है, नंबर 2 पर रमेश गायब करके और उसके स्थान पर निशान लगा दिया, और हम इसको पढ़ेंगे क्या? रमेश के पिता एक किसान है, जबकि रमेश कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पुनरोक्ति चूंकि लगा हुआ है तो ऊपर वाले को हम पुनरोक्ति में यहां पर लाएंगे ही। क्लियर है? विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह, इसको बेटा हंसपद के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम है जो हंसपद कहलाता है, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण चिन्ह इसको कहते हैं। अब इसको थोड़ा जाने के, ये इसकी परिभाषा क्या है, ये होता है क्या है। विस्मरण चिन्ह, पहले तो इसका चिन्ह देखें, वो इस प्रकार से बनता है जो आपकी स्क्रीन पे है। का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर, छूट जाने पर इसका प्रयोग करके और हम फिर उस छूटी हुई बात को वहां पर लिख देते हैं। जैसे उदाहरण देकर, राम जाएगा, कहां जाएगा भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसमें क्या छूट गया? स्कूल, राम स्कूल जाएगा, तो जो हमने निशान लगाया वहां उसके ऊपर हम लिख देंगे स्कूल, तो क्या हो जाएगा? राम स्कूल जाएगा। अब आया श्याम में रहते हैं, तो इसमें छूट गया दिल्ली, श्याम दिल्ली में रहते हैं, हमने ये निशान लगाया और ऊपर दिल्ली लिख दिया। हम अक्सर करते भी हैं ऐसा। राम बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा नहीं है हमारे पास छूट गया, तो हम उस निशान को जो सामने लगा है उसके ऊपर अच्छा लिख देंगे। मैं तुमसे वो बात, मैंने तुमसे वो बात, फिर है थी, तो उसमें आएगा नहीं की थी, तो नहीं की थी ऊपर आ जाएगा। अब ये फिर से देख लें एक बार, सारे विराम चिन्ह आपकी स्क्रीन पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखाई दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपने सारे चिन्ह हुए, ये मैंने आपको बताए। इनका प्रयोग
ये भी जानना जरूरी है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कम से कम 4 नंबर का परीक्षा में आता है। ओटी में भी आ सकते हैं, एक एक शब्द में आ सकते हैं, सत्य असत में आ सकते हैं, बहुविकल्प में आ सकते हैं। तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, इसकी परिभाषा आती है। तीसरा, एक गद्य या पद दिया होता है और हमसे पूछा जाता है अल्प विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ, प्रश्नवाचक विराम लगाओ, ये भी ऐसे आता है। या फिर हमसे लिख दिया जाता है कि पूर्ण विराम का वाक्य में प्रयोग करो, तो फिर हमने एक वाक्य बनाना पड़ता है और उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। टॉपिक बहुत अच्छा था और निश्चित तौर पे आपको जो जानकारी हासिल हुई होगी। आप कोई क्वेश्चन करना चाहे, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। अपना स्पीकर ऑन करें और क्वेश्चन करें। किसी को नहीं करना है? धन्यवाद। तो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग अपने अपने है ना इस क्लास से जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं एक एक करके, और अपनी क्लास को बंद करना करें जल्दी से। करें बेटा, लेफ्ट करें सभी लोग। जल्दी से करें, ये रीना और अंकित करके जो आ रहे हैं, ये 2 लोग रह गए, जल्दी से करें, लेफ्ट करो। ये और करें, ANKIT लिखा आ रहा है ना, ये भी करें। अंकित जो भी लिखा आ रहा है बंद करें इसको, लेफ्ट हो जाओ बेटा।